स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पर्ल कल्चर या मुक्ता संवर्धन। ऑयस्टर्स का पालन करके कृत्रिम विधि से मोती प्राप्त करना मुक्ता संवर्धन कहलाता है। मोती मोलस्का संघ से प्राप्त होने वाला एक सजावटी रत्न है जो कि हमें उष्णकटिबंधीय समुद्रों से मिलता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ होता है। मोती मोलस्का वर्ग के पैलेसीपोडा के सदस्यों से प्राप्त होता है जिन्हें हम सीपीवी कहते हैं। ये पैलेसीपोडा वर्ग के जो सदस्य होते हैं बाइवाल्व होते हैं, मीन्स द्विकपाटीय होते हैं। मुक्ता पालन या पर्ल कल्चर की जो शुरुआत है या ओरिजिन है उसका जापान से हुआ था और जापान के कोकिची मिकीमोटो नाम के व्यक्ति को मुक्ता संवर्धन का जनक माना जाता है। मोती की प्राप्ति जीनस पिंकटेरा से होती है। भारत में पाई जाने वाली जो जातियां हैं पिंकटेरा एंट्रोपरप्यूरिया, पिंकटेरा एनोमाइडिस, पिंकटेरा मार्गराइटिफेरा, पिंकटेरा चैमेनिजी, पिंकटेरा फ्यूकेटा, ये भारत में पाई जाने वाली पिंकटेरा की स्पीशीज़ हैं। इनमें से जो सबसे अच्छा स्पीशी है पिंकटेरा मार्गराइटिफेरा और पिंकटेरा फ्यूकेटा से हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मोती प्राप्त होता है। मोती पिंकटेरा के अलावा माइटिलस या फ्लेक्यूना ब्लेसेंटा से भी हमें प्राप्त हो सकता है। पिंकटेरा मार्गराइटिफेरा और मेरेंटेनसाई जातियों से हम सर्वश्रेष्ठ मोती प्राप्त करते हैं। नाउ कवच या मोती की संरचना कैसी होती है या पैलेसीपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं ऑयस्टर होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पायला देखा है, वो एक कवच का होता है, यूनिवाल्व होता है जिसके ऊपर शेल होता है और मेंटल होता है। इसी तरह से जो ऑयस्टर हैं या वो बाइवाल्व होते हैं, उनका द्विकपाटीय वो होते हैं। तो इनकी जो संरचना है हिस्टोलॉजिकली, जो ऑयस्टर है वो दो मेन भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो शेल और दूसरा मेंटल। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ शेल। शेल जो है इसके बाहरी परत को पेरिस्ट्रोकम कहते हैं। ये सबसे थिन होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और हॉर्नी होता है। ये स्तर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ होता है जिसको कि कॉन्क्योलिन कहते हैं। मीन्स कॉन्क्योलिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये जल में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो कॉन्क्योलिन है वो मेंटल के किनारों से सीक्रेट होता है। अम्बों व पुराने भागों में इरोजन के कारण हमें इसके अंदर प्रिज्मेटिक लेयर दिखाई देने लगती है। दूसरा प्रिज्मेटिक लेयर, इस लेयर में अल्टरनेटली कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन की हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो हैं पाई जाती हैं जो कि कवच को या शेल को मजबूती प्रदान करती हैं। इस स्तर का सीक्रेशन भी मेंटल के किनारों के द्वारा ही होता है। थर्ड लेयर है नेक्रेसियस लेयर। कवच के सबसे भीतरी स्तर को नेक्रेसियस लेयर कहा जाता है। यह प्रवार और मेंटल की बाहरी परत द्वारा श्रावित होता है। इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट की अनेक लेयर्स मेंटल के पैरेलली अरेंज्ड रहती हैं। कवच के किनारों की ओर जो नेक्रियस लेयर है वो थोड़ी थिन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की परतों के बीच बीच में कॉन्क्योलिन की लेयर पाई जाती है। इस पार्ट को नेक्रियस लेयर को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। नाउ दूसरा पार्ट एनिमल का शेल, मेंटल हिस्टोलॉजी। मेंटल में कि यदि हम हिस्टोलॉजी देखें तो बाहर से अंदर की तरफ मेंटल भी 3 लेयर्स का बना हुआ होता है।
कॉलमनर एपिथेलियल लेयर्स का, कनेक्टिव टिश्यूज़ का, और तीसरा है सीलिएटेड एपिथेलियल लेयर्स का। कॉलमनर एपिथेलियल लेयर्स ये मेंटल की सबसे बाहरी में परत होती है, लेयर होती है, और इसमें कॉलमनर सेल्स जो है पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच बीच में सेलुलर नेक्रियस सीक्रेटरी सेल्स भी पाई जाती हैं। नेक्रियस सीक्रेटरी सेल्स जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो कि मेंटल का मध्य का भाग है। इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में नेक्रियस लेयर्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स भी इनके बीच में पाए जाते हैं। थर्ड है सीलिएटेड एपिथेलियल लेयर। यह मेंटल की सबसे आंतरिक लेयर है जिस पर सीलियास पाए जाते हैं, और इन सीलियास के द्वारा श्लेष्मा का या इस लेयर के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया एनिमल की हिस्टोलॉजी, मेंटल की क्या थी और शेल की क्या थी। अब मैं आपको बता रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ पर्ल फॉर्मेशन, कि पर्ल फॉर्मेशन कैसे होता है नॉर्मली। जब कभी मेंटल और शेल के बीच में कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो पर्ल फॉर्मेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये फॉरेन मटेरियल कोई रेत का कण भी हो सकता है, किसी जंतु का लार्वा भी हो सकता है, मीन्स कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बाहर से किसी पहले से पोडा ग्रुप के एनिमल्स के अंदर गई हो। मोलस्का में बाहरी वस्तु के पहुंचने पर इसकी क्षति से सुरक्षा के कारण ही मोती का निर्माण होता है। यह बाह्य पदार्थ मेंटल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा निर्मित एक कोश के अंदर या एक शेल के अंदर बंद होता है। इसके बाद में जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में पाई जाने वाली जो नेक्रियस ग्लैंड्स होती हैं, वो नेक्रियस का सीक्रेशन करती हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इस फॉरेन मटेरियल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की परतों का सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक गोल या अंडाकार मोती या पर्ल का निर्माण हो जाता है, जो कि कीमती व सर्वोत्तम मोती होता है। तो ये जो मोती प्राप्त करने का तरीका है, ये एक नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से बनने का तरीका है, जिसमें कि कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है अचानक ही किस एनिमल के अंदर एंटर कर जाता है। नाउ अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पर्ल कल्चर जो है वो कैसे किया जाता है। पर्ल कल्चर करने की विधि, किस तरह से हम कल्चर करते हैं। पर्ल कल्चर करने के लिए सबसे पहले जो है हमें एनिमल्स को कलेक्ट करना होता है। कलेक्शन करने के लिए हमें इसमें गोताखोरों की सहायता लेनी होती है। नेचुरली जो पर्ल कल्चर होता है वो काफ़ी ऊर्जा लगाने वाला होता है और जिसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, तो इस वजह से आर्टिफिशियल पर्ल कल्चर किया जाता है, जिससे कि व्यापारिक उद्देश्य से ज़्यादा संख्या में मोती हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त मोती होता है वो कंपैरेटिवली कम अच्छा माना जाता है। आर्टिफिशियल मोती की तुलना में जो कल्चर्ड मोती होता है उसका न्यूक्लियस जो है वो अपारदर्शी होता है, और संवर्धित मोती का केवल जो पेरिफेरल भाग है वो ही ट्रांसल्यूसेंट होता है। कल्चर्ड मोती जो तो होता है प्राकृतिक मोती की तुलना में थोड़ा भारी होता है। नाउ पर्ल कल्चर करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स का संग्रहण समुद्र की तली से या बॉटम से किया जाता है। इनका संग्रहण जो है गोताखोर जो कि काफ़ी निपुण गोताखोर होते हैं उनके द्वारा इनका कलेक्शन किया जाता है। अलग अलग देशों में इनका अलग अलग समय पर इनका कलेक्शन जो है
किया जाता है। जाल या नेट के द्वारा भी सीपियों का कलेक्शन किया जा सकता है, या फिर गोताखोर जो हैं वो अपनी पीठ पर केज लेकर के चलते हैं और वहाँ से उनका कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने के बाद में मीन्स गोताखोर जब कलेक्शन करते हैं तो उनके जो प्राप्त माइटिलस या ऑयस्टर्स जो होते हैं उनको ऑयस्टर केज के अंदर उनको रखा जाता है। बाहर आने के बाद में इनको साफ़ करते हैं पहले, और फिर इन पिंजरों को जब हम ऑयस्टर्स कलेक्ट कर लेते हैं हज़ारों की संख्या में, फिर इन पिंजरों को हम शैलो वाटर के अंदर, समुद्र का जो शैलो वाटर होता है, छिछला पानी होता है, वहाँ पर रख देते हैं। इस दौरान ये ऑयस्टर्स जो हैं वो शैलो वाटर में रहने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। केज का जो साइज़ होता है वो 84 × 54 × 20 सेंटीमीटर साइज़ केज का साइज़ जो है पाया जाता है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, कलेक्शन करने के बाद में हमें न्यूक्लियस या नाभिक की तैयारी करनी होती है कि हमें किस तरह का नाभिक चाहिए। तो नाभिक बाहरी पदार्थ की तरह से कार्य करता है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस लेयर का जो है निर्माण होता है। तो न्यूक्लियस या नाभिक क्या है? एक ऐसा बाहरी पदार्थ जिसके चारों तरफ न्यूक्लियस लेयर का निर्माण होता है। यदि नाभिक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है तो हमें मोती भी अच्छी तरह का मिलता है। इसलिए ज़्यादातर जेंकस जो कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल होता है उसका नाभिक हम तैयार करने के लिए काम में लेते हैं, जिसको कि जेंकस के जो शैल होता है उसके कवच की पिसाई करके उसका बारीक चूर्ण या कण जो है प्राप्त कर लिए जाते हैं, और इन कणों का निर्माण एक नाभिक की तरह से या न्यूक्लियस की तरह से काम में लिया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है फिर तैयार किया जाता है जेंकस को पीस करके। फिर उसके बाद में इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है किसी बाहरी मटेरियल को। नाभिक को सीपी में प्रवेश कराना नाभिक इंसर्शन या न्यूक्लियस इंसर्शन कहलाता है। नाभिक को सीपी में प्रवेश कराना नाभिक निवेशन या न्यूक्लियस इंसर्शन कहलाता है। तो इसके लिए जो विधि काम में लेते हैं, निशिकोष विधि के द्वारा किसी न्यूक्लियस का इंसर्शन किसी ऑयस्टर के अंदर कराया जाता है। सबसे पहले स्वस्थ पूर्ण वयस्क सीपी को जो सीपियाँ कलेक्ट की गई होती हैं उनको हम एकांतरित रूप से कभी ठंडे पानी में और एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में और एक बार गर्म पानी में रखते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट ठंडे और गर्म पानी में रखने की वजह से जो सीपी हैं वो अपना कवच खोल देती हैं। तो सबसे पहले कवच खोलने के बाद में सीपी की जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा मोती प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है। टेस्टिस और ओवरीज को बाहर निकालने के बाद में इस कपाट के बीच में कोई एक बांस का कोई छोटा सा टुकड़ा फंसा दिया जाता है, जिससे जो कवच है उसका थोड़ा सा मुंह खुला रहे और उसके द्वारा हम किसी नाभिक का इंसर्शन जो है उसको हम नाभिक को हम मेंटल के द्वारा शेल से होते हुए मेंटल और शेल के बीच में बाह्य जो मटेरियल है उसको हम एंटर करा दें। तो जो नाभिक इंसर्शन होता है वो हम शेल और मेंटल के बीच में नाभिक का इंसर्शन किया जाता है या वहाँ पर निवेशन किया जाता है। नाभिक का निवेशन कराने के बाद में क्योंकि हमने सर्जरी की है, टेस्टिस एंड ओवरी की है, तो इनकी पोस्ट ऑपरेशनल केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो पोस्ट ऑपरेशनल केयर के लिए जब नाभिक इंसर्शन के बाद में इन सीपीज़ को 2-3 मीटर गहराई में रखा जाता है और 6-7 दिन तक हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। करीब 6-7 दिन में जो सीपीज़ हैं उनके घाव भर जाते हैं और फिर हम सीपीज़ को वापस निकाल करके देखते हैं कि कोई
घाव रह तो नहीं गया है या घाव सारे भर गए हैं। तो जो स्वस्थ सीपीज़ होती हैं, जिनके घाव भर चुके होते हैं, उनको बस उसके बाद में वापस थोड़ा सा डीप वाटर के अंदर इन सीपीज़ को छोड़ दिया जाता है, काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम 3000 से 4000 सीपियों को एक साथ इंसर्शन करवा के, न्यूक्लियस इंसर्शन करवा के उनको हम एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो मोती प्राप्त करने के लिए या हार्वेस्टिंग करने के लिए लगभग 3 वर्ष बाद में मोती प्राप्त होता है। एक बार न्यूक्लियस इंसर्शन कर देते हैं तो फिर उसके 3 वर्ष बाद में हमें मोती प्राप्त होता है। मोती को निकाल कर इसे साफ़ कर लिया जाता है, साफ़ पानी से इसको धो लेते हैं। इस प्रकार से हम मोती को प्राप्त कर लेते हैं। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल: जल 2 to 4%, कार्बनिक पदार्थ 3.5 to 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट 90% और अन्य रेसिजुअल्स या अन्य अवशिष्ट पदार्थ 0.1 to 0.8 तक इनके अंदर पाए जाते हैं। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है पर्ल कल्चर, मुक्ता संवर्धन। तो मैं आज का चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है।